नमस्कार, एडिटर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण तिवारी और लाइव इंडिया के मैनेजिंग एडिटर प्रबल प्रताप सिंह लगातार इस शो में आज की जो अहम खबर रही है उसकी एनालिसिस करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। आज का दिन बड़ा खास है क्योंकि देश का भविष्य तय हो रहा है। क्या होगा, कैसी सरकार बनेगी, देश की जनता कितना उत्साह दिखा रही है, ये तो आज भी हमें देखने को मिला है जब देश के 12 राज्यों की 121 लोकसभा सीटों पर जमकर बम्पर मतदान हुआ है। 20 करोड़ लोगों ने अपने नेताओं का भाग्य ईवीएम्स में कैद कर दिया है। अगर आज आप सारा दिन दफ्तर में ही रहे, अगर दिन भर के कामों में आप देश का हाल नहीं जान पाए हैं तो हमारे साथ सिर्फ 1 घंटा बिताइए, क्योंकि इस 1 घंटे में आपको देश के कोने कोने से वो खबरें मिलेंगी जिसका सरोकार आपसे है। हमारे साथ प्रबल जी लगातार बने रहेंगे इन खबरों की एनालिसिस के लिए भी। तो आज का दिन बड़ा खास रहा है, बहुत खास है, क्योंकि जिस तरह से रिकॉर्ड वोटिंग हुई है उस वोटिंग से किसको नफा होगा और किसको नुकसान होगा प्रवीण, ये हम बताएंगे। क्या वोटिंग पैटर्न रहा है, कहां पे रहा है, किस राज्य में 121 सीटें हैं, उससे जुड़ी हर खबर है वो हम अपने दर्शकों को अगले घंटे में। और आज कुछ गुड न्यूज भी आप एक दिखाने वाले हैं। एक गुड न्यूज भी है, वो चुनाव आयोग से जुड़ी है, वो भी हम बताएंगे अपने दर्शकों को इसी 1 घंटे के दौरान। चलिए, तो पहले आगे बढ़ने से पहले हम खास खबरों पर यानी हेडलाइंस पर नजर डाल लेते हैं और ये सारी खबरें फिर आपके सामने। 5वें दौर में ज्यादातर राज्यों में हुई रिकॉर्ड वोटिंग। उत्तर प्रदेश में 62 तो बिहार में 56% मतदान, राजस्थान में 63% वोट पड़े, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 79% वोट। मीसा भारती पर बीजेपी के नेता रामकृपाल यादव ने लगाया ईवीएम मशीन तोड़ने का आरोप। चुनाव अधिकारी ने दिया केस दर्ज करने का आदेश। आम आदमी पार्टी नेता कुमार विश्वास का आरोप, कांग्रेस कार्यकर्ता ने दी गोली मारने की धमकी। प्रियंका ने कार्यकर्ता को दी नसीहत, न करें ऐसी बात। कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग। चिदंबरम ने मोदी को बताया एनकाउंटर सीएम, तो बीजेपी ने कहा चिदंबरम ने किया अर्थव्यवस्था का एनकाउंटर। टेलीकॉम कंपनियों की ऑडिट का रास्ता साफ। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रखा बरकरार। सीएजी कर सकता है खातों की जांच। और बीसीसीआई ने खेल मंत्रालय को आईपीएल सीजन 7 में फिक्सिंग रोकने का दिया भरोसा। कहा अबू धाबी, शारजाह और दुबई को मिली है आईसीसी से मान्यता। सबसे पहले बात चुनाव के महाकुंभ की। आज लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान हुआ। देश के 12 राज्यों की 121 सीटों पर जमकर मतदान हुआ है और मतदाताओं ने अच्छा रुझान, अच्छा रिस्पांस भी दिखाया। हमने देखा था प्रबल, पिछले जो फेजेस रहे हैं उनमें भी मतदाताओं का एक उत्साह देखने को मिला है और उस उत्साह को हम देख रहे हैं अब भी मतदाताओं ने बरकरार रखा है। सीटों की संख्या के लिहाज से यह सबसे अहम चरण था, क्योंकि 9 चरणों में पूरा होने वाले इस चुनाव में सबसे ज्यादा 121 सीटें इसी चरण में थीं। आपको हम दिखा रहे हैं किस राज्य की कितनी सीटों पर मतदान हुआ है। बिहार में 56% मतदान, 6 सीटों पर मतदान हुआ। मध्य प्रदेश में 10 सीटों पर 54.41% मतदान हुआ। झारखंड में भी 58% मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग हुई है, लगभग 79%। महाराष्ट्र में 54.67% ने लगभग 55%। छत्तीसगढ़ में भी 63% मतदान हुआ है। उड़ीसा की 11 सीटों पर 70% मतदान, कर्नाटक की 28 सीटों पर 68% मतदान। आप देख सकते हैं हर जगह मतदाताओं ने जमकर उत्साह दिखाया है। जम्मू कश्मीर की एक ही सीट पर मतदान था, लगभग 69% मतदान हुआ। राजस्थान में भी जमकर मतदान मतदाताओं ने किया है। उत्तर प्रदेश सबसे अहम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर आज मतदान हुआ है और यहां भी लगभग 63% मतदान उत्तर प्रदेश की जनता ने किया है। प्रबल इस पर आपको बताएंगे कि इस मतदान के क्या मायने हैं। प्रबल, साथ ही साथ दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि इसका नफा किसको है, इसका नुकसान किसको है। इस पर हम बातचीत करते हैं। इस रिकॉर्ड तोड़ मतदान के क्या मतलब निकाले जाएं? क्या इसे कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा माना जाए या फिर सत्ताधारी दल के लिए फायदेमंद माना जाए? वरिष्ठ पत्रकार कुमार केतकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनके मुताबिक इसे जनता के गुस्से का ही नतीजा माना जाना चाहिए। ज्यादा वोटिंग हमेशा गवर्नमेंट के खिलाफ ही होता है, क्योंकि कोई जगह ज्यादा वोटिंग जो होता है वो विरोधी पक्ष के भी खिलाफ हो सकता है।
लेकिन मुझे लगता है इससे कोई उसका इंटरप्रिटेशन रखना कि ज़्यादा वोटिंग मतलब अपोजिशन के सपोर्ट में, ज़्यादा वोटिंग मतलब रूलिंग पार्टी के सपोर्ट में, गलत है। ज़्यादा वोटिंग का एक डेफिनेट इंटरप्रिटेशन है, वो ये है कि लोगों का भले उनके लीडर्स के ऊपर विश्वास न हो, गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास न हो, लेकिन लोकशाही के ऊपर या सिस्टम के ऊपर अभी तक विश्वास है। मुझे लगता है लोगों के दिल में असंतोष तो जरूर है गवर्नमेंट की खिलाफ, क्योंकि 15 बरस हो गए अभी, और वो एंटी इनकम्बेंसी 15 बरस की व्यक्त होगी उसमें। लेकिन ऐसा नहीं कि इसका मतलब हर एक नेता के खिलाफ या हर एक भूमिका के खिलाफ, हर एक धोरण के खिलाफ लोग हैं। लोग अपना असंतोष जरूर व्यक्त करेंगे। महंगाई थी और भ्रष्टाचार भी था और बेपरवाही भी थी, तो बेपरवाही के खिलाफ जरूर मतदान होगा। मी मराठी के कंसल्टेंट एडिटर कुमार केतकर की राय आपने सुनी। वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ शुक्ला जी भी हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ रहे हैं। शंभुनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। आपसे भी इस पर रिएक्शन चाहेंगे कि क्या मायने हैं इस रिकॉर्ड तोड़ मतदान के, इसके क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, एक बात जो लगातार पिछले पांचों चरण, आज का मिला लिया है तो 5 चरण हो चुके, पांचों चरणों में एक बात ये तो साफ रही कि मतदान इस बार बहुत ज्यादा हुआ है। मतदान निश्चित तौर पर जब ज्यादा मतदान होता है तो ये माना जाता है कि जो भी रूलिंग पार्टी होगी मत उसके खिलाफ जा रहा है। पर इस बार थोड़ी सी हालात कुछ चेंज अलग भी हैं। अलग इस संदर्भ में कि इस बार नए वोटर्स बहुत ज्यादा आ गए हैं, और नए वोटर्स में यानी अभी जो आंकड़े आए हैं उनके मुताबिक 35 वर्ष से नीचे की उम्र के जो मतदाता हैं वो करीब 65% हैं। उनमें वोट डालने का उत्साह भी होता है नए लोगों में कि वोट डालें, हम भी आखिर इस जो सरकार बनेगी लोकतंत्र में हमारी भी कोई साझेदारी होगी, तो उनका भी एक उसके कारण भी एक औसत बढ़ा है। दूसरे, इस बार आप पाएंगे खासतौर पर दिल्ली एनसीआर के चुनाव में हम लोगों ने देखा था कि जो लोग गेटेड कॉलोनी या सेक्टरों में रहते हैं वो लोग खुद जाकर के पहली बार वोट डालने गए, वरना वो आमतौर पे वोट डालने नहीं जाया करते थे। वोट पता लगा जिस दिन मतदान है उस दिन बाहर छुट्टी मनाने निकल गए, पर इस बार उन्होंने भी वोट किया। तो एक तो ये कि रूलिंग पार्टी के खिलाफ, दूसरा ये कि अपने हिसाब से हम इस कैसे लोकतंत्र में एक हिस्सेदारी करें, नई सरकार बनाने में क्या हमारी हिस्सेदारी हो, ये एक अवेयरनेस भी जागी है। चलिए शंभुनाथ जी, इस पर और डिटेल में बात करते हैं। हमारे मैनेजिंग एडिटर प्रबल प्रताप सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रबल, आलस जो होता है, जो शंभुनाथ जी भी कह रहे हैं, एक वोट डालने को लेकर जो आलस से देखने को मिलता था उसमें बड़ी कमी आई, ये 5 चरणों का मतदान बता रहा है। ये क्या किसी उम्मीद में मतदान किया जा रहा है, कोई गुस्सा निकाला जा रहा है, ये आलस क्यों टूट रहा है? देखिए, आलस टूटने की जो सबसे बड़ी वजह है वो वजह ये है कि एक लोगों में गुस्सा है, और वो गुस्सा, उसकी कई वजह हैं। वो गुस्सा ये कहना कि केवल कांग्रेस के लिए है, लेकिन एक अजीब किस्म का गुस्सा है, और वो गुस्सा इस बात को लेकर कि प्राइस राइस है, हर आदमी तंग है, हर आदमी परेशान है, लगता है उसको कि अरे भाई क्या यही हाल रहेगा। तो एक तो ये वजह है कि दक्षिणी दिल्ली जैसे इलाके में भी अगर आप देखें लोग निकल के आए, वोट डाले, और वो अपने आप में एक चौंकाने वाली बात थी, जो कि पहले नहीं होता था, लोग घरों में रहते थे। दूसरा क्या है, यूथ का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, वो अपने को मत देने के अधिकार से अपने को एम्पावर्ड समझ रहा है। नया वोटर बढ़ रहा है, नया वोटर जो है वो अपने को एम्पावर्ड समझ रहा है कि भाई एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट है कि हम डेमोक्रेसी में एक हमारी अहम किरदार है, हमारा रोल है, जो सरकार बनेगी उसमें हमारी भागीदारी होगी। और तीसरा ये भी है कि एक लंबे समय से जो मतदाताओं को एजुकेट करने के जो प्रयास होते रहे हैं, वो सब आपने देखा होगा कि पहले केवल इलेक्शन कमीशन कैंपेन चलाता था कि आप जाएं, वोट आपका अधिकार है, आप जाके वोट डालें। लेकिन इस बार आप देखा होगा मीडिया की तरफ से कैंपेन काफी लोगों ने, प्राइवेट एडवर्टाइजिंग जो हो रही है अपने प्रोडक्ट्स की, उसमें भी आ रहे हैं। तो वो भी एक वजह है जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि हमको बाहर आके एक अपना मत के अधिकार का प्रयोग करना चाहिए, और ये जरूरी भी है प्रजातंत्र के लिए। हम दर्शकों को ये भी दिखाते हैं कि पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार जो वोटिंग है वो कैसी रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर चरण के मतदान में ज्यादा वोटिंग देखने को मिल रही है। 5 चरणों के मतदान में हमने देखा मतदाता बाहर निकल कर आया, उसने जमकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। और ये 2009 और 2014 की तस्वीर। अगर इस चरण के मतदान की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 62 लगभग 63% मतदान हुआ है, जो कि पिछली बार 55% था। उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में गिना जा रहा है इस चुनाव के लिहाज से। ये 56% आंकड़ा मुझे लग रहा है कहीं और का है। उत्तर प्रदेश में 62% मतदान हुआ है, बिहार में यह 56% मतदान हुआ है,
और इसी तरह पश्चिम बंगाल में लगभग 79% मतदान हुआ है, राजस्थान में 63% मतदान, मध्य प्रदेश में 54% मतदान हुआ है, महाराष्ट्र में भी लगभग 55% के आसपास मतदान हुआ है। और ये दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं। शंभुनाथ जी, ये हम तस्वीर तो रख रहे हैं, 2009 के मुकाबले बहुत कुछ बदला है। हम देख रहे हैं देश की राजनीति में, चाहे वो आम लोगों में गुस्सा हो या मताधिकार का इस्तेमाल करने को लेकर उनकी जागरूकता हो या नए वोटर्स का सामने आना हो, लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग फैक्टर काम करते हैं। क्या एक ही कोई बात है जो सब दूर काम कर रही है, या फिर ऐसा कहा जाए कि हर राज्य में अलग अलग कारण हैं जिनकी वजह से मतदाता इतना रुझान दिखा रहे हैं? देखिए, एक तो यूपीए सरकार 10 साल से है। 2009 में उसके खाते में काफी कुछ उपलब्धियां थी। 2014 तक आते आते उपलब्धियां नहीं, स्कैम ज्यादा हैं, करप्शन ज्यादा है, महंगाई है और एक तरह के सरकारी नाकारापन भी है। तो ये सारी चीजें जब मिल जाती हैं तो एकाएक लोगों में वोट डालने के लिए लगता है कुछ सरकार बदलें, कुछ करें। ये भी पैदा हुआ। दूसरी तरफ अपोजिशन जो सामने था उसमें कोई कहना चाहिए कोई लहर हो, कोई आंदोलन हो, ऐसा कुछ नहीं था। वो चूंकि सामने जो विकल्प दिख रहा आदमी उसी को वोट दे रहा। जैसे मिसाल के तौर में उत्तर प्रदेश में लेते हैं जी। उत्तर प्रदेश में ज्यादातर वोट कई जगह बीएसपी को गए, कई जगह सपा को गए, कई जगह बीजेपी को गए। यानी वोट जो है वो बटा, चाहे वो टेक्निकल आधार पे बटा हो, चाहे वो कम्युनल आधार पे बटा हो, चाहे वो कास्ट के आधार पे बटा हो, लेकिन बटा है। ये एक तरफ ये तो शो कर रहा है कि हमारे देश में बहुत ज्यादा लोगों को लगा है कि जो केंद्र सरकार रही उसके नाकारेपन की वजह से लोगों में गुस्सा था, पर वो गुस्सा कोई एक पार्टी उसे कहना चाहिए कैश नहीं करा पाई, अपने खाते में ले पाई, ऐसा नहीं दिख रहा। जी जी शंभुनाथ जी, अब हम राज्यों के हिसाब से बातचीत करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के बारे में अभी हमने दर्शकों को जानकारी दी कि लगभग 63% के आसपास मतदान हुआ है, जो 2009 के मतदान के मुकाबले कहीं ज्यादा दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य माना जा रहा है। 80 सीटें हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मुकाबला भी बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हो, जैसा कि बहुत सारे राज्यों में देखने को मिल रहा है। यहाँ समाजवादी पार्टी बड़ी ताकत है, बहुजन समाज पार्टी बड़ी ताकत है, आम आदमी पार्टी भी अपनी जमीन तलाश रही है, और कई हाई प्रोफाइल सीट्स भी यहाँ पर हैं। खासतौर पर मुस्लिम मतदाताओं को लेकर भी बड़ी पैनी नजर यहां पर तमाम राजनीतिक दलों की लगी हुई है। तो उत्तर प्रदेश की जिन 11 सीटों पर मतदान हुआ उनकी बात करें तो उनमें मुरादाबाद है, रामपुर है, संभल है, अमरोहा है। ये वो 11 सीटें हैं जहां आज मतदान हुआ है। बदायूं उनमें से एक सीट है, आंवला एक सीट है, बरेली में भी आज मतदान हुआ है, और बरेली से नजदीक पीलीभीत में भी आज मतदान हुआ। शाहजहांपुर, इन 11 सीटों में खेड़ी सीट भी शामिल थी, जहां पर आज मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। प्रबल, सबसे पहले अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश तो वैसे भी सबकी नजर उत्तर प्रदेश पे बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में मतदाताओं का रुझान या ये 63% मतदान, क्या ये जताता है कि उत्तर प्रदेश की जनता जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो दिखाना भी चाहती है अपना वोट कास्ट करके? हाँ, देखिए, इसकी एक जो 10 सीटें 11 सीटें हैं, उनमें से कुछ सीटें तो ऐसे हैं जहां पे बहुत ज्यादा मतदान पिछले बार की तुलना में होने की वजह है, क्योंकि वो है मुजफ्फरनगर के आसपास, उसका स्पिल ओवर इफेक्ट भी है। एक तो वो वजह है। दूसरी, उत्तर प्रदेश में मैं जो जितना ट्रैवल किया, एक अजीब किस्म का वहां भी नाराजगी है। वो नाराजगी वहां के युवा में भी है, वो नाराजगी वहां के लोगों में, वो नाराजगी केंद्र सरकार से भी है, वो नाराजगी राज्य सरकार से भी है। अब वो नाराजगी, लॉ एंड ऑर्डर की हालत आप वहां देख लें, लोगों को लगता है कि जो पिछली सरकार वहां थी उसके बाद से वहां के हालात ठीक नहीं हुए, तो वो गुस्सा है जो रिफ्लेक्ट कर रहा है। तीसरी बात यह है कि जैसा कि हम लोग पहले भी बात कर चुके कि जो नया वोटर जुड़ा है, जो यूथ है, तो ऐसा नहीं, आज का यूथ उत्तर प्रदेश या बिहार का वो केवल मुरादाबाद तक सीमित नहीं है, वो सोशल नेटवर्क साइट से जुड़ा हुआ है। वो यहां से बैठे बैठे वो पंजाब के बारे में सोचता है, वो यूरोप के बारे में देखता है, वो मतदान के ट्रेंड को देखता है। तो जो उसकी जो ग्लोबल कहें या नेशनल लेवल पे उसकी कनेक्टिविटी है, वो एक इन्फ्लुएंस करती है उसको किसी न किसी तरह से कि बाहर है। तो वो एक फैक्टर भी है जिसकी वजह से एक उत्तर प्रदेश में जहां पे कि औसतन 50 से 52%, 53%, 54% वोट पड़ते थे, 55%, तो ये उससे जो है 7-8% का इजाफा जो हुआ है, उसकी वजह ये 2-3 है। उत्तर प्रदेश की 11 सीटों पर आज मतदान हुआ है, और इन सीटों पर दिन भर
मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है और लगातार हमारे सहयोगी शैलेंद्र नेगी अब अपडेट आप तक पहुंचा रहे थे। उन्होंने यहां पर मतदाताओं से बातचीत भी की है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्टर की नजर से उत्तर प्रदेश का चुनाव। आज हुए मतदान के बाद कई अहम उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में कैद हो चुका है, जिसमें बीजेपी नेता मेनका गांधी और कांग्रेस के नेता जितिन प्रसाद और बेगम नूरबानो जैसे बड़े नाम शामिल हैं। बहरहाल ये 16 मई को पता चलेगा कि जनता की मुहर किसके नाम की लगी है और जनता ने किसको संसद का टिकट दिया है। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ शैलेंद्र नेगी, लाइव इंडिया। शमुना जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इन सीट्स के बारे में जैसा शमुना जी अभी प्रबल बता रहे हैं कि यहां पर मुजफ्फरनगर वाला इंपैक्ट भी है, आसपास के इलाके हैं, क्या ये कोई नाराजगी वाला वोट है या जिस ओवरऑल आप एक बात कर रहे थे मतदाताओं में जागरूकता की या सरकार के प्रति गुस्से की, उसके नजर से देखा जाए उत्तर प्रदेश के अलग समीकरण देखे प्रवीण, एक तो मैं करेक्शन कर दूं, आज जितिन प्रसाद का चुनाव आज नहीं हुआ, धौरारा है, वो नेक्स्ट फेज में है। शाहजहांपुर अब सुरक्षित सीट हो गई है। दूसरे जो भी प्रबल ने एक बात कही कि लोगों का सरकार से भी गुस्सा है, नहीं सेंट्रल से भी गुस्सा है, स्टेट गवर्नमेंट से भी गुस्सा है। ये गुस्सा स्टेट गवर्नमेंट से ये भी लोगों को लगता है कि जो पहले की सरकार रही शायद लॉ एंड ऑर्डर तब बेहतर था। ये गुस्सा भी दिखाई पड़ता है। बहुत लोग ये नहीं समझ पा रहे कि ये लोकसभा का चुनाव है या स्टेट गवर्नमेंट को बदलने का चुनाव है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो दो बड़ी पार्टियां हैं सपा और बसपा, लोगों को लगता है कोई भी चुनाव हो इन दो में से किसी एक को चुनना हो। वो शायद उस तरह से कांग्रेस और बीजेपी नेशनल पार्टी को नहीं ले पा रही हैं। दूसरे एक ये भी गुस्सा लोगों में है जो मुजफ्फरनगर का कांड हुआ। मुजफ्फरनगर में चूंकि स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोई दखल नहीं की, वहां के जो लोग जाके टेंट्स में रहे, जो रिफ्यूजीज हुए, उनका कोई उनकी खैर ख्वाह नहीं की, इसलिए वो भी नाराजगी थी और एक तरह से कम्युनल आधार पे वोट डिवीजन भी हुआ। आज जहां जहां चुनाव हुआ है, यानी रुहेलखंड में, तराई में और वेस्टर्न यूपी में, कुछ सीटें वेस्टर्न यूपी की थी, अमरोहा है, नगीना है, बदायूं है, फिर रुहेलखंड आ गया, बरेली, पीलीभीत वगैरह, कुछ तराई की हैं, रामपुर। तो ये यहां पर मुस्लिम वोट डोमिनेट करता है, जैसे रामपुर में बहुत ज्यादा है। तो ये कम्युनल बेस पे या कहना चाहिए पोलराइज भी हुआ है वोट, एक तरफा। आपने रामपुर की बात की तो हम आपको रामपुर ही लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी शैलेंद्र वहां पर मौजूद हैं और लगातार इन इलाकों में वो दौरा करते रहे, मतदाताओं से बातचीत करते रहे। तो जमीनी हकीकत क्या है, यहाँ का मतदाता क्या सोचता है, ये शैलेंद्र से जानते हैं। शैलेंद्र, आज अच्छा परसेंटेज देखने को मिल रहा है, किस तरह से मतदाता बाहर आ रहे थे और क्या राय उनकी जानने को मिल रही थी? अब देखिए, सवेरे से ही प्रवीण जी, सवेरे 6 बजे से ही मतदाता लाइनों में लग रहे थे और विशेषकर जो अल्पसंख्यक तबके की महिलाएं थी उनको देखा गया था और वो लाइनों में लगी हुई थी, लंबी कतारें लगी हुई थी और यहां तक कि जो नौजवान हैं उन्होंने एक विशेष तरीके का उत्साह आज वोटिंग में दिखाया। और विशेष तौर पर अगर हम मुरादाबाद और रामपुर की बात करें, दोनों ही सीटों पर मुस्लिम बाहुल मतदाता काफी ज्यादा हैं। तो इन सीटों पर अगर हम ग्रामीण की बात, इलाकों की बात करें और शहरी इलाकों की बात करें, तो दोनों ही इलाकों में जो है अल्पसंख्यक मतदाता काफी संख्या में बाहर निकल कर आए। और सवेरे अगर सबसे पहले देखा जाए तो काफी जो महिलाएं थी, बुर्का पहनी हुई महिलाएं काफी ज्यादा देखी जा सकती हैं, जो कि अल्पसंख्यक इलाके हैं मुरादाबाद और रामपुर के, वहां पर इस तरह की वोटिंग देखी गई। और दिन में जब युवा जो है 8 से 10 बजे के बाद जो है युवा निकलने शुरू हुए और उसके बाद जो है मतदान धीरे धीरे जो है बढ़ता रहा। और यही एक उत्साह था, क्योंकि राजनीतिक दलों के बीच भी जब प्रवीण जी हम लगातार इन क्षेत्रों का मैं कवरेज करता रहा हूं और पिछली बार जब मैंने पीलीभीत और रामपुर, मुरादाबाद इन क्षेत्रों का कवरेज किया तो वहां पर जिस तरह की तकरीर कर रहे थे राजनीतिक दल, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर आप भारतीय जनता पार्टी की बात ले लें, तो वो कहीं ना कहीं अपने जो फॉलोअर्स हैं उनसे ये कह रहे थे कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए, वोट करिए। और इसका जो एक बड़ा कारण है वो ये भी है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने तैयारी की थी और जिस तरीके का प्रचार हुआ था उसका भी एक बड़ा इसमें रोल रहा है। लेकिन जिस तरीके से अल्पसंख्यक वोटर बाहर निकल के आया है और जिस तरीके से विशेषकर जो ग्रामीण इलाके का वोटर आज बाहर निकल कर आया है, क्योंकि इस समय ये देखने वाली बात है प्रवीण जी, गेहूं की कटाई का मौसम है। और आपने एक अभी शैलेंद्र बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा है अल्पसंख्यक मतदाताओं का, और प्रबल हम एडिटर लाइव
हम जब से बातचीत कर रहे हैं उसमें एक मुद्दा बड़ा प्रोमिनेंटली सामने आया कि मुस्लिम चेहरों को बीजेपी ले लेकर जा रही है। और अभी हमने देखा इस फेज के मतदान से पहले ही राजनाथ सिंह, कलवे जव्वाद और फिरंगी महली तमाम लोगों के साथ देखने को मिल रहे थे। क्या ये यही कवायद थी कि इस फेज को पहले फोकस किया जाए? सबसे ज्यादा यहां परेशानी है, अभी और दिक्कत उनकी रहेगी? नहीं, देखिए वो कवायद तो पूरे उत्तर प्रदेश को ले या पूरी सीट को लेकर सारे फेजेज में रहेगी। वो एक मूव था। वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बीजेपी को लगता है कि आप जो एक्सक्लूसिविस्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जब तक आप इंक्लूसिव नहीं होंगे तो आप अपने उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाएंगे, या सरकार नहीं बना पाएंगे, या एलाइज मिलने में दिक्कत होगी। इसलिए आपको सबको जोड़ना पड़ेगा। और आप ये उसके जो प्रयास था ये उसी नजरिए से किया गया था, जिससे कि सबको जोड़े और ये मैसेज न जाए कि केवल बीजेपी जो है एक पोलराइज करने की बात करती है, कम्युनल करने होने की बात करती है, बल्कि बीजेपी सबके लिए है और डेवलपमेंट की भी बात करती है। इसीलिए कल वो नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं बनारस में जाऊंगा तो वहां के लोग मुसलमान मुझे देख के गले से लगा लेंगे। इस तरह की बयान आना और एक ऐसे बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार से जिनके बारे में कहा जाता था कि वो इस तरह की बात ही नहीं करेंगे, तो उनको भी करना पड़ा। तो वो उसका है। आज का जो वोटिंग पैटर्न है, जो निकल के बात आ रही है सामने कि जिस लोग निकल रहे हैं भारी तादाद में, वो उसकी वजह है जो पोलराइजेशन करने की उत्तर प्रदेश में कोशिश की गई। इसीलिए माइनॉरिटीज भी बाहर निकल रही हैं और इसीलिए दूसरे कम्युनिटीज के लोग भी बाहर आ रहे हैं। यूथ की बात कही शैलेंद्र ने कि यूथ की लाइन लगी हुई थी, काफी यूथ के लोग बाहर निकल के आ रहे थे। तो यूथ तो इसलिए भी निकल के आ रहा है, उसकी दो वजह है कि वो उसको लगता है कि नहीं, हमको आना चाहिए, हम पढ़ लिखे हैं, बेकार हैं, 5 साल से सरकार ने कुछ नहीं किया, तमाम वजह कम फैक्टर्स हैं उस पर। ये उसकी वजह से ये जो है आपने जो देखा, जिस वजह से परसेंटेज एक इजाफा हुआ उसमें। शंभुनाथ जी, अभी पिछले दिनों जो मुलाकातें चल रही हैं वो बीजेपी का कितना सार्थक या कितना मजबूत प्रयास लगता है और कितनी बड़ी चिंता बीजेपी की ये है? देखिए, राजनाथ जी जो लखनऊ में मिले हैं वो शिया लोग थे, कलवे जावेद हों या फिरंगी महल हो। तो एक तो लखनऊ में शियाओं का एक काफ़ी संख्या है उनकी, और उनको लगा कि शायद शिया लोग हमारी बात मानेंगे, क्योंकि इसके पहले वो अटल बिहारी वाजपेयी को वोट करते रहे हैं। और शियाओं ने कहा भी कि हमें आपसे कोई गिला नहीं है, क्योंकि हमें आप में अटल बिहारी वाजपेयी जी की शक्ल दिखती है। तो ये उनका एक अपना लखनऊ सीट जीतने के लिए एक तरीका था और इसमें वो सफल भी रहे। दूसरी तरफ कल ही जो नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू दिया है उसमें साफ साफ कहा है कि वो न तो माफी मांगेंगे, न टोपी पहने जैसी कोई बात करेंगे, लेकिन जब वो बनारस जाएंगे तो सारे समुदायों से मिलेंगे और सारे धर्मों के पूजा स्थलों पे भी जाएंगे। एक इतनी बड़ी इसकी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश जहां मुस्लिम्स की आबादी अच्छी खासी है, खासतौर पर वेस्टर्न यूपी में तो बहुत ज्यादा है, तो उनको इग्नोर करके नहीं चला जा सकता कि उनको एकदम हम साइड ट्रैक कर दें। ये बात जरूर रही कि उन्होंने जब टिकट बांटे तो पूरे उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों में से एक भी सीट मुस्लिम्स को नहीं दी। हालांकि वो रामपुर में मुख्तार अब्बास नकवी या किसी को भी दे सकते थे, जो उन्होंने नहीं किया। तो आप पाएंगे वहां वो सब टिकट सब हिंदुओं को दिए हैं और शायद इन्होंने हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन का फायदा उठाने की कोशिश भी की है। अब जैसे रामपुर में है, रामपुर में नेपाल सिंह अकेले हिंदू कैंडिडेट हैं, बाकी दोनों जो है मुस्लिम, तो राजकुमार है वो महल के, रामपुर महल नावेद मियाँ, और दूसरे नफीस जो हैं वो उनके अपने बहुत करीबी आदमी हैं आजम खान के। रामपुर में जीतता भी वही जिसको आजम खान चाहेंगे। तो ये इन गणित को देखते हुए जो बीजेपी ने किया कि अपने हिंदू उम्मीदवार ही उतारे, चाहे जाओ, यहां तक कि चलिए। और ये जो कवायद है शंभुनाथ जी, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, चैलेंज बिहार में भी बड़ा है। हम बात बिहार की भी करते हैं। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, जिसमें से तीसरे दौर में 6 सीटों पर आज मतदान हुआ है और पांचवें दौर में 7 सीटों पर वोटिंग हुई है। जिन सीटों पर वोटिंग हुई है उसके बारे में आपको बताते हैं। आज 5वें दौर के मतदान में 7 सीटों पर जहां मतदान हुआ है उनमें मुंगेर है, नालंदा है, पटना साहिब में आज मतदान हुआ है, पाटलिपुत्र में, आरा में, बक्सर में। ये वो 7 सीटें हैं, जहानाबाद भी इनमें शामिल है। बिहार की 7 सीटों पर आज वोटिंग हुई, जिसमें लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा, फिल्म स्टार शत्रुघ्न सिन्हा समेत कई अहम लोगों की किस्मत ईवीएम्स में बंद हुई। बिहार में हुए मतदान पर दिन भर आप तक खबर पहुंचाई हमारे सहयोगी कुमार गौरव ने। गौरव की नजर से देखिए कैसा रहा बिहार में मतदान।
बिहार के 7 सीटों पर हुए चुनाव में बिहार की सियासत से ताल्लुक रखने वाले लालू और नीतीश दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। पाटलिपुत्रा सीट से लालू यादव की बेटी मीसा भारती उम्मीदवार हैं, तो वहीं नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र से जेडीयू के उम्मीदवार कौशलेंद्र कुमार हैं। इन दोनों उम्मीदवारों को उन क्षेत्रों में कड़ी टक्कर मिल रही है। कैमरामैन रंजन चंद्रा के साथ कुमार गौरव, लाइव इंडिया, पटना। गौरव हमारे साथ पटना से जुड़ेंगे, लेकिन प्रबल उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि यहाँ भी बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। यहाँ भी ऐसा नहीं कि बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हो, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव फिर से उभरने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ का मुकाबला किस तरह का? यहाँ जो सबसे एक अहम चीज आज हुई है वो ये है कि पिछले बार यहाँ पे 39% वोट पड़ा था जो ये सीट्स हैं, और इस बार करीब 10% का इजाफा हुआ है। 56% करीब आप 7-8% का इजाफा है उसमें। तो ये अपने आप में अहम है। ये 7-8% के जो वोट में इंक्रीज हुआ है वो काफी कुछ कहता है। और बिहार में स्टेक्स, नीतीश कुमार के स्टेक्स हाई हैं, क्योंकि गठबंधन टूटने के बाद उनको लग रहा था कि वो बीजेपी से अलग होने के बाद भी वो अपनी जमीन बचाए रखेंगे। ये उनके लिए चुनौती है। लालू प्रसाद यादव के लिए चुनौती ये है कि कैसे जो उनको राइट ऑफ किया जा रहा था वो कैसे मजबूती से बने। उनके जो सहयोगी रहे रामविलास पासवान, वो पाला बदल के बीजेपी में आ गए, तो लालू के लिए एक अहम चुनौती है। और सबसे बड़ी चुनौती तो बीजेपी के लिए है, क्योंकि बीजेपी को अगर सरकार बनानी होगी तो उत्तर प्रदेश और बिहार से ही सबसे अधिक सीटें जीतनी होंगी, तभी वो एक जिसे कहें एक मजबूत और स्थायी सरकार दे पाएगी। तो ये तीनों चीजें अपने आप में अहम है। सियासी पारे के साथ साथ आज मौसम का पारा भी पूरे बिहार में जिन सीटों पर मतदान हुआ वहां जबरदस्त देखने को मिला था। ठीक ठाक गर्मी पड़ने लगी है, इसके बावजूद आज मतदाता जमकर बाहर निकला है। मतदाता के मन में क्या रहा या मतदाताओं का रुझान किस तरह का रहा, मेरे सहयोगी गौरव आपको बताएंगे, पटना से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, आज अच्छा मतदान हुआ है बिहार में, इस मतदान को किस तरह से लिया जा रहा है और क्या था मतदाताओं के मन में? मुझे सुन पा रहे हैं आप कुमार? लगता है कुमार गौरव तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। देखिए प्रवीण, जाहिर तौर पर बिहार के मतदाताओं की अगर बात करें, देखिए इसे आप एक अच्छा मतदान कह सकते हैं, लेकिन बेहतर मतदान नहीं कह सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले 2 दिनों से बिहार में जो हवा चल रही है वो ये है कि आप जेडीयू को वोट दें तो उससे क्या फायदा होगा, आरजेडी को वोट दें तो इससे क्या फायदा होगा। माहौल एक बनाने की कोशिश यहाँ हुई कि एनडीए की ही सरकार बनने वाली है। जी हाँ प्रवीण, सवाल पूछे। जी कुमार। तकनीकी परेशानी है, मुझे लगता है कुमार तक मेरी आवाज ठीक समय में नहीं पहुंच पा रही, इसलिए ये बातचीत में इतनी देरी हो रही है। शंभुनाथ जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बिहार भी बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, यहां भी मुकाबला बड़ा दिलचस्प दिखाई दे रहा है। क्या लालू प्रसाद यादव वापसी करने के अंदाज में दिखाई दे रहे हैं? बेशक वो आज कैमरे पे बहुत कुछ कहते रहे, लेकिन क्या वो बड़ी ताकत है लड़ाई में कहीं है? देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बीजेपी के लिए भी और क्षेत्रीय क्षेत्रफलों के लिए भी। यहाँ अगर उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा है तो बिहार में आरजेडी है और जेडीयू है, और दोनों के नेता जो हैं वो कहीं ना कहीं बड़ी दावेदारी रख रहे हैं, चाहे वो नीतीश कुमार जी हों या लालू यादव जी हों। अब लेकिन इस बार बिहार में जो देखने को मिला है कि शुरू में लग रहा था जब नीतीश ने मोदी के साथ एक क्लैश किया था कि हमें मुस्लिम वोट मिल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे हालात ऐसे बदले कि आरजेडी जब अकेली पड़ने लगी, इनके साथ से रामविलास पासवान बीजेपी में चले गए, तो मुसलमानों की सहानुभूति तो स्वाभाविक तौर पे लालू यादव के साथ हुई, साथ ही उनका यादव वोट बैंक उन यादव अस्मिता को लेकर बुरी तरह जुड़ गया। अब नीतीश की दिक्कत रही कि उनके साथ जो उनका अपना वोट बैंक है वो गया और नालंदा वगैरह में ही ज्यादा प्रभावी है, तो वही कुछ सीटें उनको मिलती दिख रही, लेकिन उनके साथ उस तरह से मुस्लिम वोट नहीं जुड़ पाया जो लालू यादव के साथ जुड़ पाया। तो लड़ाई जो हो गई बीजेपी वर्सेज आरजेडी हो गई, बजाय बीजेपी वर्सेज जेडीयू होने के। बीजेपी के इतने लंबे साथ के बावजूद निष्ठा दिखाना प्रबल